हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द कॉमर्स पॉइंट में। काफ़ी दिनों के बाद हम मिले हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे एक सीरीज। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और मल्टीपल चॉइस अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन और बड़ा मार्क्स जो है वो आपके एग्जाम्स में कवर करता है। ये जो सीरीज हम लेकर आ रहे हैं वो डेली आपको शाम में उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा, जो काफी हेल्पफुल होगा आपके सीबीएसई के एग्जाम में। चाहे आप सीबीएसई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैक यूपी या किसी भी अदर स्टेट के 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और इसके साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हम कोशिश करेंगे कि हर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करें जिसकी आस आपने लगा कर रखी है। क्लियर है? चलिए और शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर वाइज डिटेल डिस्कशन करेंगे, ना कि हम पूरी बुक्स में कहीं से भी कुछ भी उठा लेंगे। इसका रीजन ये है कि हम जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे डिटेल डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे, और चैप्टर वाइज अगर मैं डिस्कशन करूं तो आपको यह फायदा होगा कि पहले आप बुक्स उस चैप्टर का उठा लो, थोड़ा उसका थ्योरी और उसके बेसिक्स और उसके रूल्स थोड़े पढ़ लो, और उसके बाद तब हमारे आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर परफेक्टली समझ में आएंगे कि क्यों और किस वजह से इसका आंसर हो रहा है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम को कवर करते हैं, इस वजह से आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले में आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिखेगा। आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं, जिस तरह से आप अपने आप को अच्छा समझते हो, आप उस तरह से पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि एक चंदा। Subscription received by a school for organizing annual function should be treated as। अगर एक स्कूल चंदा रिसीव करता है, क्यों? ताकि वो अपना एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव मना सके, तो ऐसे में ये जो आमदनी उसे मिली, ये इनमें से क्या है, कौन सा सोर्स है इनकम का? तो सबसे पहले है कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, असेट या अर्न इनकम। इनमें से क्या है? क्लास ध्यान रखिएगा, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ताकि आपको अगले क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन ना हो कि कुछ और भी हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का वो सोर्स, इनकम का ऐसा सोर्स जो आपको लगता है कि ये इनकम रिपीट होगा दोबारा से, यानी कि रेकरिंग नेचर का हो, यानी ये वो इनकम है जो दोहरा कर भी मिल सकता है, दोहराया जा सकता है, यानी रेकरिंग नेचर हो, दोहरा कर मिलने वाला इनकम हो, तो आप समझ जाइएगा कि हम इसे रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। यानी हम उसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी आयगत प्राप्ति कहते हैं। और इनकम का ऐसा सोर्स जो इस बार तो हुआ, लेकिन अगली बार होगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है, यानी वो रेकरिंग नेचर का नहीं है, दोबारा हो सकता है और नहीं भी, चांसेस कम है। तो इस केस में हम इसे कहते हैं कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट यानी दोबारा दोहराया जा सकता है, दोबारा भी हो सकता है, बार बार हो सकता है, तो ये रेवेन्यू, और एक बार होगा, दोबारा नहीं भी मिल सकता है, तो हम उसे कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं। चलिए अब आते हैं दोबारा से हमारे क्वेश्चन पर और देखते हैं फिर से क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया कि अगर आप एक स्कूल हो और आप चाहते हैं कि हम एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके लिए सब्सक्रिप्शन यानी कि आपको क्या मिला है? एक चंदा मिला। तो किसी स्कूल के लिए सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा दोहराया जाने वाला इनकम है, रेकरिंग नेचर का इनकम है, बार बार मिल सकता है ना ये,
इसका मतलब है कि बार बार होने वाले इनकम को हम क्या कहते हैं क्लास? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेवेन्यू रिसीप्ट होगा। क्लियर हो गया? यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं हम और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे? सब्सक्रिप्शन रिसीव। अब आप देखिएगा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, अब 2, 3 और ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे ना, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखो, तो समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अदरवाइज फिर आप कहोगे कि ये कैसे डिस्कशन हो रहा है। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय अ क्लब। अब स्कूल के बदले क्या आ गया? क्लब आ गया। क्यों? तो क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज, अब फिर से चंदा ही मिल रहा है, बस अंतर सिर्फ ये हुआ कि स्कूल की जगह पे क्लब आ गया और एनुअल फंक्शन की जगह पे क्या हुआ? क्रिकेट मैच हो रहा है। बात तो एक ही है ना क्लास, कि अगर हम एक क्लब है तो क्लब क्रिकेट मैच कब करेगा? बार बार हो सकता है क्रिकेट मैच। तो इस क्रिकेट मैच के लिए अगर जब क्रिकेट मैच बार बार खेला जा सकता है क्लब के द्वारा, तो उसे जो चंदा मिला वो भी तो बार बार हो सकता है ना। और बार बार होने वाला जो इनकम या एक्सपेंसेस है, बार बार होने वाला आय या व्यय, ये हमेशा रेवेन्यू ही कहलाता है। यानी कि रेवेन्यू, ये देखो, ये रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी इसका आंसर सही क्या होगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है ना? देखो, जरा सा कंसेप्ट हम समझे और क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर इज नोन। एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए इनकम, यानी आय अगर ज्यादा हो जाए, यानी आय ज्यादा हो गया और व्यय कम है, तो हम इसे क्या कहते हैं? देखो, आय ज्यादा हो जाए और खर्च अगर कम है तो ऐसे तो आम बोलचाल की भाषा में हम इसे लाभ कह सकते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एनपीओ के लिए, यानी इस चैप्टर में हम लाभ को लाभ नहीं कहते। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि लाभ कमाना तो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हम तो एनपीओ है, हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, यानी एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं है। तो फिर आप आय ज्यादा और व्यय हो कम, यानी 100 रुपए का अगर आमदनी हुआ और 80 रुपए अगर आपके खर्च हो गए, तो जो 20 रुपया बचता है वो लाभ कब होता? जब आप एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते तब। लेकिन आपका उद्देश्य लाभ कमाना तो है ही नहीं, तो जो 20 रुपया बच गया, कहने का मतलब जितना पैसा आया उसमें आपने जो खर्च कर दिया, जो रह गया, एनपीओ की दृष्टि से आप इसे क्या कहते हो? तो ध्यान रखिएगा क्लास, हम इसे क्या कहेंगे? तो इसको हम सरप्लस कहते हैं, यानी कि अधिशेष कहते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, यानी सरप्लस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में की जाएगी? यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम, इनमें से विच वन ऑफ शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनमें से कौन सा आइटम है जो लिखा जाता है? देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जो अकाउंट देख रहे हो ना आप, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये होता है रियल अकाउंट। यानी भैया, जो मेरे पास आया है मैं उसे लिख दूंगा, जो मेरे पास से चला गया मैं उसको भी रिकॉर्ड कर लूंगा। यानी आया है तो रिकॉर्ड करना है, चला गया तो रिकॉर्ड करना है। किसी भी तरह का उधार या बाकी इस तरह के चीजों में हम रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब दे दूंगा, मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड,
इस तरह की चीजों को हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रियल अकाउंट है। यानी इसको ना कैश अकाउंट की तरह समझ के रखो। जो आया है डेबिट साइड, जो चला गया क्रेडिट साइड, जाने वाला है दे दूंगा, मिल जाएगा, इस तरह की चीजों को हम इस पे रिकॉर्ड नहीं करते। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सूटेबल आंसर हो सकता है। देखो सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब कि सैलरी अभी दिया नहीं है, दे देंगे। हमने कहा ना कि हम इसको कतई रिकॉर्ड नहीं करते इस अकाउंट में। बी नंबर ऑप्शन है आपका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी के वैल्यू घट जाना। तो वैल्यू, प्रॉपर्टी तो आपके पास ही है ना, लेकिन उसका वैल्यू घट गया, ना कुछ आया ना कुछ गया, तो ऐसी स्थिति में हम इसे भी रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, इसके बाद देखो लिखा है डी में अक्रूड सब्सक्रिप्शन, यानी चंदा मिला नहीं, मिलने वाला है, हम इसे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब कि रिकॉर्ड क्या होगा? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब लाइफ में एक बार मेंबरशिप फीस आपने दी किसी भी संस्था को, पैसा आया ना उसके पास, यहां आय या व्यय हो रहा है ना, दैट मीन्स ये रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको कह दिया कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश अकाउंट की तरह होता है, यानी पैसा आया तो रिकॉर्ड करो, गया तो रिकॉर्ड करो। और मैंने अपने ही इसी सवाल में पहले ही बताया कि ये कौन सा अकाउंट होता है इनमें से। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इनमें से कौन होता है? तो मैंने आपको पहले ही कहा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है क्लास, वो होता है कौन सा? रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का मतलब होता है कि ये कैसे काम करता है? तो कैश बेसिस पे काम करता है, कैश अकाउंट की तरह काम करता है। तो जब ये कैश अकाउंट की तरह काम कर रहा है तो इसमें से इसका सही आंसर देखो क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, नन ऑफ दिस, या कैश स्टेटमेंट? ऑब्वियसली इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कैश स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये कैश की तरह काम करता है, रियल अकाउंट की तरह काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आगे देखो, जैसे ही हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है क्लास, ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर रखता है। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, यानी इसी का एक रिप्लेसमेंट है। यानी लाभ कमाने वाली संस्था है तो प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, और लाभकारी संस्था नहीं है, एनपीओ है, तो हम नॉमिनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट तैयार करेंगे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनमें से अगर पूछा जाए कि कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट को जब आप क्लोज करोगे ना, तो इस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है तो हम उसे या तो सरप्लस कहते हैं, और अगर वो कमी को दिखा रहा है, यानी अपोजिट साइड हो गया, तो हम उसे डिफिशियंसी कहते हैं। यानी जहां आप वर्ड यूज करते थे प्रॉफिट, वहां वर्ड यूज क्या करेंगे? सरप्लस। और जहां आप वर्ड यूज करते थे लॉस, उसी जगह पे क्या करोगे? डिफिशियंसी वर्ड यूज करोगे। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या इंडिकेट करता है? तो या तो सरप्लस, नहीं तो डिफिशियंसी। यानी प्रॉफिट ज्यादा हुआ, पैसा आया ज्यादा, खर्च कम हुआ तो सरप्लस, और खर्चा ही ज्यादा हो गया और इनकम कम, तो हम इसे क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी कहते हैं। तो इनमें से इसका आंसर सही कौन सा होगा? सरप्लस या फिर डिफिशियंसी। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं 8 नंबर में क्या होने वाला है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन?
इनमें से कौन सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, नहीं है क्लास, ध्यान रखिएगा, नहीं कहा जा रहा है यहां पे। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, तब ना उल्टा हो जाएगा। यानी देखो, सबसे पहले स्कूल, स्कूल को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रखते हैं। हॉस्पिटल भी एनपीओ है, क्लब भी एनपीओ है। इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर क्या है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब साझेदारी व्यापार। अब मेरी आपके साथ साझेदारी क्यों होगी, हम आपस में बिजनेस क्यों करेंगे, यानी ए और बी इन दोनों ने आपस में मिलकर एक व्यापार किया, हम इसे पार्टनरशिप कहेंगे ना। तो इन दोनों ने व्यापार क्यों किया, लाभ कमाने के उद्देश्य से ना। जब आपके क्वेश्चन में क्या कहा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म ही तो है ना जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए उद्देश्य से काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेमेंट ऑफ ऑनोरेनियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। अगर आप ऑनोरेनियम पे करते हो सेक्रेटरी को, तो इनमें से क्या है, देखो सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी को पे कर रहे हैं आप ऑनोरेनियम यानी कि मानदेय। तो जैसे कि आप एक कंपनी चला रहे हो तो वेजेज और सैलरी क्या करोगे, हर बार का खर्च है आपका, हर महीने का खर्च है। ठीक वैसे ही ऑनोरेनियम जो है, ध्यान रखिएगा, है ना, कि सेक्रेटरी को जब आप पे कर रहे हो तो ये आपके लिए बार बार होने वाला खर्च है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। मुख्य उद्देश्य होता है किसी, है ना, एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, क्या, टू अर्न प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं। टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टू सर्व द सोसाइटी, समाज सेवा के लिए काम करते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो इस पे कोई डिस्कशन बहुत ज्यादा करने का जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज। अगर चंदा करंट ईयर में, करंट ईयर मतलब इस वर्ष में, अगर हमने चंदा रिसीव किया है, कैसे, एडवांस में, तो हमारे लिए है, इनमें से क्या है। देखो ध्यान रखिएगा क्लास, क्या कह रहा हूं ध्यान रखना। अगर इनकम हमने एडवांस में रिसीव किया है तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। क्यों है, अगर आपकी शादी में आपने पंडाल बनाने वाले को एडवांस दिया, इसका मतलब है कि पंडाल बनाने वाले ने जैसे ही एडवांस पकड़ा, काम उसने करके दिया नहीं, लेकिन जैसे उसने एडवांस ले लिया, इसका मतलब है कि इनकम उसने अर्न किया लेकिन एडवांस में, यानी जो सेवा उसने दी नहीं उसका एडवांस उसने जैसे ही लिया, उसके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि समय पे उसे काम करके देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। तो जब भी हम इनकम अगर एडवांस में रिसीव करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि वो हमेशा हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होगा। इसी तरह से अगर हम किसी को एक्सपेंसेस पे करते हैं एडवांस में, यानी खर्चा दे देते हो एडवांस में, तो ऐसे में ये हमारे लिए क्या होगा, असेट होगा, हमारी संपत्ति होगी। जैसा हमने कहा आपको, आपने पंडाल बनाने वाले को एडवांस दिया, आपका खर्चा उसका इनकम, आपने खर्च कर दिया एडवांस में तो आपको बाद में कम देना पड़ेगा ना, तो आपके लिए एसेट्स हो गया, आप टेंशन फ्री हो गए, आपका बर्डन कम हो गया, तो आपके लिए एसेट। और जिसने आपके काम की जिम्मेदारी ली कि मैं समय पे करके दूंगा, इसका मतलब है कि आपने अपना टेंशन उसको दे दिया ना, तो उसकी तो लायबिलिटी उसके सर पे आ गई ना। यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, खर्चा हमने पहले ही दे दिया,
टाइम से पहले दिया, ले भाई पकड़, तो असेट, और आमदनी समय से पहले ही मुझे मिल गया तो सर पे बोझ, लाइबिलिटी। क्लियर हो गया? आमदनी पहले रिसीव की तो लाइबिलिटी, खर्चा पहले दे दिया, असेट। अब जोड़ते हैं हम हमारे इस कंसेप्ट को हमारे इस क्वेश्चन के साथ। सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा अगर हमने रिसीव किया एडवांस में, तो चंदा आपके लिए, एनपीओ के लिए आमदनी है, खर्च नहीं है। तो चंदा अगर हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, यानी आमदनी हमने एडवांस में ले ली, समय से पहले ही ले लिया, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो गया। देखो तो क्वेश्चन में है क्या कोई लायबिलिटी का, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक प्रकार की लायबिलिटी। इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था? रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज। अब इस पर बहस करके कोई फायदा है तो नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया आपसे कि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इनमें से कौन सा अकाउंट है। तो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट कैश होता है, और आया तो लिखो, रिकॉर्ड करो, गया तो रिकॉर्ड करो, हमेशा याद रखना ये रियल अकाउंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर इज बी, रियल अकाउंट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश्ड फॉर, एक लाभ ना कमाने वाली संस्था स्थापित की जाती है। क्यों इसे एस्टैब्लिश करते हैं हम? तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स या सोसाइटी। तो एक लाभ कमाने वाली संस्था स्थापित की जाती है। क्यों, किस तरह से? तो एस्टैब्लिश्ड कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक सोसाइटी के रूप में, है ना, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, अंडर सोसाइटी एक्ट इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना। तो हम इसे सोसाइटी, समाज के लिए रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 14। द सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन। चंदा करंट ईयर का चंदा हम रिकॉर्ड करेंगे, इस साल का चंदा हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इस साल का चंदा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बैलेंस शीट में? नहीं, बिल्कुल भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं रिकॉर्ड हो सकता? क्योंकि बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है, तो यहां तो हो नहीं सकता। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का रिकॉर्ड हो सकता है, कहां? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हो सकता है, हां हो सकता है। चंदा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हो सकता है, तो हां इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस ये तो खैर होगा नहीं। देखो क्लास, ऑप्शन बन के आ रहा है दो, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सब अब दोनों में ही हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन देखो, जब आप देखोगे तो फंसोगे, लगेगा इसका आंसर तो दोनों ही होना चाहिए। लेकिन यहां क्वेश्चन में आपसे क्या कहा कि सब्सक्रिप्शन फॉर द, क्या लिखा है यहां पे? सिर्फ करंट ईयर। अगर कहेगा सब्सक्रिप्शन कहां हो सकता है, तो दोनों ही जगह हो सकता है, लेकिन करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को हम कहां लिखते हैं? तो इस साल के सिर्फ करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंसेस को हम कहां लिखेंगे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में चंदा इस साल वाला भी लिख सकते हैं, पिछले साल अगर किसी ने बाकी लगाया और उसने अगर अभी दे दिया, उसको भी लिख सकते हो इस अकाउंट में, और अगर किसी ने हमें एडवांस दिया ना, तो उसको भी आप यहां लिख सकते हो। यानी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, सारे सब्सक्रिप्शन को आप इस अकाउंट में लिख सकते हो। लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाओगे, तो ध्यान रखना है क्लास कि यहां पर आपको सिर्फ किसका रखना है? तो सिर्फ आप करंट ईयर के ही, है ना, सब्सक्रिप्शन को, या किसी भी इनकम या एक्सपेंडिचर को जो सिर्फ करंट ईयर का होगा, आप सिर्फ उसी को यहां पे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसलिए ज्यादा क्लोज अगर देखोगे आंसर को आके, तो चूंकि इसने करंट ईयर पूछा है कि करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को हम कहां लिखते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसोगे और छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती कर बैठोगे।
चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्या कहता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन एरिया ऑफ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई खास अपना अलग सा एरिया नहीं होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो किसी भी सेक्टर में काम कर सकता है, बस उसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होना चाहिए। वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो वो एजुकेशन में भी कर सकता है, पॉलिटिकली भी कर सकता है ना, किसी भी एंगल पे कर सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। एजुकेशन, हाँ जी एजुकेशन में कर सकता है। रिलीजियस, बिल्कुल कर सकता है। वेलफेयर का काम भी कर सकता है। इसका मतलब है कि जब तीनों ही कर सकते हैं तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे क्या कहता है? 16 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स। ध्यान रखिएगा यहां, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के लिए आय का स्रोत है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा इनकम है, यानी कौन सा ऐसा आय है जो एनपीओ के लिए नहीं है, एनपीओ के लिए नहीं है। देखो सबसे पहले डोनेशन, अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे डोनेशन ना मिले, ऐसा तो होगा नहीं ना, ये तो है ना, आपसे पूछ रहा है नॉट, नहीं है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन, चंदा है। ग्रांट मतलब अनुदान, ये भी है। डेप्रिसिएशन, घिसावट, संपत्ति की वैल्यू घट जाना, ये कोई खर्च तो है लेकिन हम इसे कैश या मॉनेटरी टर्म में तो तौल नहीं सकते ना, इस वजह से इसमें से डिफरेंट आपको क्या लग रहा है? तो डेप्रिसिएशन। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। द बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। बेस क्या है, आधार क्या है इनमें से, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहता है आपसे कि इनमें से किस आधार पर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर सकते हो। तो इसका आधार कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार करते हैं। क्यों? एक लाभ कमाने वाली संस्था कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये जानने के लिए क्या करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करती है। ठीक, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कितना लाभ यानी कितना सरप्लस या डिफिशियंसी हुआ ये जानने के लिए क्या करेगी? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करेगी। इसका मतलब इसका बेस कौन सा हुआ? ये 17 नंबर का क्वेश्चन बी। इसके बाद 18 नंबर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रिलेटेड टू। अभी मैंने आपसे कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो अकाउंट है ना, इस अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करते हैं। यानी चालू वर्ष के, सिर्फ याद रखना है कि चालू वर्ष के आय और व्यय को ही हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। किसी पिछले, अगले, इस तरह के इनकम और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है ना। हाँ, इस वर्ष अगर किसी ने उधार बाकी लगाया लेकिन अगर वो आय इस वर्ष का है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो खर्चा या इनकम कब का होना चाहिए? रिलेटेड टू करंट ईयर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां पे आंसर इसका साफ साफ होगा कौन सा? करंट ईयर, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा कौन सा? बी। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 19। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज एन। अभी मैंने कहा आपसे सब्सक्रिप्शन आपके लिए आय है, इनकम का एक सोर्स है एनपीओ के लिए। चंदा प्रीपेड वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना प्रीपेड का मतलब यहां पे क्या हुआ कि हमने पे नहीं किया, हमने रिसीव किया है।
क्यों? क्योंकि आप एनपीओ हो, चंदा आप लोगे, दोगे कभी नहीं, है ना। तो सब्सक्रिप्शन हमें पहले ही मिल गया है, समय से पहले, यानी इनकम रिसीव इन एडवांस। तो आपको मैंने अभी बताया था ना कि इनमें से कोई भी इनकम अगर आपने समय से पहले ही रिसीव कर लिया तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी। इसका मतलब है बहस क्यों करना, इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा? लायबिलिटी होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर कल इसी समय आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज 2 देखेंगे और ये चैप्टर खल्लास। इससे ज्यादा क्वेश्चन देख के एग्जाम में जाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एडेड टू, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हम बना रहे हैं और उसमें सपोज करो सरप्लस निकला, सरप्लस मतलब लाभ तो बोल नहीं सकते, लेकिन आप ये कह सकते हो कि इनकम इज ओवर देन एक्सपेंडिचर। तो आय अगर व्यय से ज्यादा हो, आय अगर ज्यादा हो गया व्यय से, तो हम उसे सरप्लस कहते हैं। तो कहता है इस सरप्लस को जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आपने निकाला, उसे अगर हमें जोड़ना पड़े तो हम इनमें से कहां जोड़ सकते हैं? देखो, अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते तो हम इसे कैपिटल के साथ, है ना, प्रॉफिट को हम जैसे जोड़ते थे ना, यानी जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो जो मेरी पूंजी है उसके साथ हमने लाभ को जोड़ दिया, प्रॉफिट को ऐड कर दिया, अगर लॉस हुआ तो घटा दिया था, ऐसे ही ट्रीटमेंट करते थे। ठीक वैसे ही इस प्रॉफिट के बदले ही क्या आ रहा है? ये सरप्लस आ रहा है। प्रॉफिट को ही हम एनपीओ में क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं, तो प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं। अच्छा, अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो पूंजी नाम शब्द कभी यूज ही नहीं होता। पूंजी कैसे होगा? आप व्यापारी थोड़ी ना हो, आप एनपीओ हो। तो कैपिटल की जगह पे वर्ड हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल नहीं बल्कि कैपिटल फंड यूज करते हैं। यानी इस सरप्लस को आप कहां जोड़ोगे? इस कैपिटल फंड के साथ आप जोड़ देते हो, फिर आप अपना बैलेंस शीट बनाते हो। तो देखो, तो सरप्लस को हम कहां ऐड करते हैं? कैपिटल फंड के साथ ऐड करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए, आज के क्लास में इतना ही, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम आने से पहले तक एक दो सीरीज जितनी जल्दी हो सके उतना मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराता चलूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर ये हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम में उन्हें बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं एक हेल्प मिल जाए। और एग्जाम से ठीक पहले हम कुछ सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम सारे चैप्टर्स के डिस्कशन के बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे सिर्फ डिस्कशन करेंगे। हाँ, एग्जाम है, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए पढ़ाई पूरी कर लेंगे और एग्जाम आने से पहले हम उन हर बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाला है।